ये दर्शकों नमस्कार। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ हूँ जो बहुआयामी शख्सियत है, जो शिक्षाविद भी है, राजनेता भी है, धार्मिक मंचों पे भी दिखाई देते हैं और साथ ही साथ व्यापारी नेता भी हैं। तो स्वागत है पुनीत चौहान जी। मेरी मुराद पुनीत चौहान जी से थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। धन्यवाद। तो पुनीत जी, आपने राजनीति में लंबा समय बिताया, तो पहला सवाल मेरा यही है कि आप इतने एजुकेटेड, शिक्षा के क्षेत्र में होने के बाद आपका राजनीति की तरफ लगाव कैसे हुआ? कैसे आप राजनीति में आए? कौन आपको राजनीति में लाया? सबसे पहले जगदीप जी आपका धन्यवाद। आपके जो यूट्यूब चैनल है अटल सत्या की ओर से कि आपने आज समय निकाला मेरे पास आने के लिए। अभी जो आपका प्रश्न है कि आप राजनीति में आए कैसे और एक पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा मानना है कि पढ़े लिखे व्यक्ति को राजनीति में होना चाहिए। ये विशेष तौर पे मुझे समझ में तब आया कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से पार्षद बना। वो तो अभी की बात है, लगभग 7-8 वर्ष पहले की बात है। लेकिन अगर आप बात करें कि भाई राजनीति की शुरुआत कैसे हुई, तो मेरे पास मुझे संदेश तो आते थे, क्योंकि जो वार्ड के कार्य हैं, मीटिंग होती थी चुनाव से पहले, क्योंकि पहले के राजनीतिक कार्यक्रमों में और अब के कार्यक्रम में फर्क आ गया। अगर आप बात करेंगे आज से लगभग 15, 16, 18 साल पहले की, तो शायद जब चुनाव आया करता था उसी समय सभी राजनीतिक दल जो थे वो सक्रिय हुआ करते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब 2014 के आसपास का, जब मोदी जी की, अमित शाह जी की जोड़ी आई, तो उसके बाद फिर कार्यकर्ताओं को कमर कसने के लिए, राजनीतिक स्तर पर पूर्वाधिकार करने के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम होने लगे। तो उसी समय से असली कार्यकर्ता, मेरा तो मानना है कि तैयार होना शुरू हुआ। क्योंकि उसके पहले तो क्या था कि सिर्फ और सिर्फ जैसे ही चुनाव आए तो उसके लिए पहले पर्ची बांटने का कार्य होगा और बाहर बस्ता लगाने का कार्यक्रम होगा। अब उस दौरान फिर लगातार कार्यक्रम आप आज भी देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में, जिस दल से मैं संबंध रखता हूँ, एक भी कार्यकर्ता को कभी आपने देखा नहीं होगा जो कार्यकर्ता है, सिर्फ उसी की बात करें जो कार्यकर्ता है, कभी खाली नहीं बैठने जाता। वो किसी न किसी कार्य में अपने आप को उलझा के रखेगा। पार्टी उसे कुछ ना कुछ दायित्व दे के रखेगी कि आपने कार्य करना है। एक आपने प्रश्न किया कि भाई इसमें आपका आना कैसे हुआ। मुझे राजनीति में लाने वाले दो व्यक्ति हैं। हमारे बड़े भाई साहब जो उस समय मंडल अध्यक्ष रहे, 2 बार मंडल अध्यक्ष रहे, मनोज कपूर जी, और माननीय नगर विधायक राजीव गुंबर जी। राजीव गुंबर जी लगातार मुझे सूचना देते रहे, तो वही और मनोज कपूर जी मुझे राजनीति में लेकर आए। तो जितना भी कुछ मैंने आज कामयाबी देखी है या जहां तक मुझे पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी में, उसमें विशेष तौर पे राजीव गुंबर जी का एक बड़ा योगदान है। जी पुनीत जी, ये तो आपने बताया कि आप किस तरह से राजनीति में आए, कौन आपको राजनीति में लाया। अब जब आप राजनीति में आए तो एक एजुकेटेड आदमी के नाते आए, फिर आपका अनुभव कैसा रहा राजनीति में? आपने 2 महापौर देखे हैं। आप ही के समय काल से पहली बार ये सीट, महापौर सीट बनी थी, नगर निगम बना था। फिर आपने निर्वाचित पार्षद के रूप में भी काम किया। तो कैसे रहे आपके अनुभव? अनुभव तो बहुत अच्छे रहे, और खट्टे मीठे कहें तो ये ज्यादा कहेंगे, क्योंकि असली कार्यकाल तो जो मैं पार्षदों का मानता हूँ, जो नगर निगम का मानता हूँ, वो वही मानता हूँ जो भाई हमारे प्रथम महापौर माननीय संजीव वाले जी के नेतृत्व में रहा। वो इसलिए भी क्योंकि उसके पहले नगर निगम की घोषणा तो हुई थी, लेकिन लगभग 10-12 वर्ष तक चुनाव नहीं हुए थे। ये जो 2017 में चुनाव हुए, ये चुनाव पहली बार हुए, तो इसी में पहली बार पहला बोर्ड गठित हुआ। और ये भी तय था, क्योंकि जब नगर निगम के जरिए शहर के विकास के लगभग सभी कार्य रुके हुए हैं, वो ना के बराबर होते हैं, तो जो भी पहला बोर्ड बनाएगा, जिस भी पार्टी का पहला बोर्ड होगा, भाई उससे लोगों की आशाएं, उम्मीदें बहुत ज्यादा होंगी। अब ये हमारा भाग्य था कि जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया कि पहला बोर्ड हमारा बने, तो वो पहला बोर्ड हमारा बना। तो उस बोर्ड में सबके ऊपर गाज गिरनी भी तय थी, इसलिए थी क्योंकि लोगों की उम्मीदें, आशाएं बहुत ज्यादा थी और संसाधन उस समय बहुत कम थे। लेकिन उन कार्य को किया। लेकिन उन कार्य करने के साथ साथ एक जो बड़ी चीज हम लोगों के सामने चुनौती बन के आई, हमारे ही कार्यकाल में सन 2020 में, 2021 में कोविड आ गया। उस कोरोना काल में 2 साल तक लगभग विकास के कुछ कार्य नहीं हो पाए। तो सभी पार्षद, एक नहीं मैं कहूंगा, सभी पार्षद अपनी जान दांव पर लगाकर लगातार लगे रहे जनहित के कार्यों के लिए और लोगों की सेवा के लिए लगे रहे। खट्टा मीठा अनुभव मैं इसलिए भी कहूंगा क्योंकि उस दौरान, क्योंकि सब लोगों को जहां घर में रहने की हिदायत थी, तो विशेषकर जनप्रतिनिधि जैसे हम, जैसे जो पार्षद थे, सब लोग अपनी अपनी जान दांव पर लगाकर हम लोग पब्लिक के बीच में थे,
ताकि उनको कोई असुविधा ना हो, और घर जाकर अपने आप को भी हम लोग सेपरेटली एक अलग कमरे में रखते थे, ताकि अभी हम बाहर चले हैं तो हमारे परिवार को किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी आपने कहा कि भाई पढ़ाई लिखाई वाला व्यक्ति राजनीति में, मेरा मानना है कि राजनीति में आवश्यकता ही पढ़ाई लिखाई वाले व्यक्ति की है, कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं होगा वो जनता का हित कभी भी पूरा नहीं कर सकता। ये मैंने विशेष तौर पे बोर्ड बैठक में जाकर देखा। ये बोर्ड बैठक में जाके देखा इसलिए क्योंकि 70 वार्ड हैं, 70 पार्षद हैं, उनमें से बिल्कुल गिने चुने लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे थे, जिनको अधिकारी को पत्र लिखना आता था। भाई अगर किसी बात पर चर्चा हो रही है, किसी मुद्दे पर, किसी विषय पर बातचीत होनी है, तो अधिकतर लोग क्या करते थे, सिर्फ ये जानने के जाते थे कि भाई बोर्ड की बैठक हो रही है, वहां जाना और आना है। गिनती के 4-5-7 हम लोग ऐसे व्यक्ति थे जो पढ़े लिखे थे, जो हर कागज के ऊपर पहले पूरी पढ़ाई लिखाई करने के बाद फिर वहां पर जाते थे कि जनता की हित का ये है या नहीं है। तो जो कानून पास करने जा रहे हैं, जो कल का बोर्ड की बैठक में होना है, उसके बारे में बातचीत होनी है, ये जनता के हित का नहीं है, तो हमें इसके विरोध में आवाज उठानी है। तो अगर हम पढ़े लिखे ना होते, हमें ना पता होता, तो कैसे हम लोगों की ये बात करते। जैसे अभी आपने कहा कि राजनीति में पढ़े लिखे लोग ही होने चाहिए, तो जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं, तो क्या ये पढ़े लिखे होने नहीं चाहिए जिनका टिकट होता है? इनके बारे में ये सारी चीजें कहीं एप्लीकेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? देखिए, जनप्रतिनिधि अगर आपका पढ़ा लिखा होगा तो वो विकास की गंगा बहा पाएगा। मेरा मानना है भाई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको कम से कम इतना शिक्षित तो हो, अधिकारी से बात कैसे करनी है उसे पता होना चाहिए। भाई अगर आप किसी भी स्तर पे हैं, विधान परिषद में है, नगर निगम में है, विधानसभा में है, संसद में है, तो वहां पे जब आप अपनी बात को जितनी मजबूती से रखेंगे तो तभी उस बात का फायदा होगा और तभी वो बात आप जनता के हित में करा पाएंगे। अब आप हमारे पूर्व सांसद माननीय राहुल लखनपाल शर्मा जी को देखिए, एक पढ़ा लिखा हाईली एजुकेटेड व्यक्ति है। अब अगर ऐसा व्यक्ति सिर्फ 5 साल में आपको 4 लेन, 6 लेन, यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, डबल लाइन, हम छोटे से बड़े हो गए, सोचते कि ये कभी होगा भी नहीं होगा। ये केवल एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आपने संसद में भेजा, जनता ने भेजा, तब आपने देखा कि क्या कमाल हुआ। अब आज आप देखिए भाई, नगर निगम में टिकट मिला डॉक्टर साहब को, भाई ही इज हाईली क्वालिफाइड, शहर के बहुत जाने में डॉक्टर अजय सिंह जी। अब अगर वो हैं तो कम से कम जो शहर में निकलते हैं, जो कमियां हैं, कमियां पकड़ते हैं, अधिकारियों से कैसे बात करते हैं, अब वो जलवा देखने का फिर वो अलग ही रुतबा होता है कि आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है। जी, वो उनका दिखाई देता है। ऐसे ही राघव जी का विजन दिखाई देता था। बात ही लोकतंत्र में ये है कि विजन वाले लोग हों, जो अपने क्षेत्र, अपनी विधानसभा, अपनी लोकसभा के लिए कोई विजन रखते हो, उसमें सुधार करवा पाते हो। अब वार्ड 24 में एक भी कोना ऐसा नहीं बचा जो मैंने अपने कार्यकाल में ना नपवा दिया हो। प्रत्येक कोने की हमने वहां पर बचमिंग करवाई, हमने वहां पर उनकी फाइलें बनवाई। कुछ कार्य उस समय हमारे कार्यकाल में हो गए और पहली बार लोगों ने देखा कि इतना कार्य हुआ। जिन गलियों का कार्य नहीं भी हो पाया, क्योंकि 2020-2021 में कुछ कार्य नहीं हो पाया, कोविड की वजह से सरकार ने सारे काम रोक दिए थे, वो कमी रही। अच्छा, चीज जैसे आपने बताया कि मेरे अनुभव खट्टे मीठे रहे, वो कभी कभी आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पे दिखाई भी देता है। वो आप कई बार ऐसा लगता है कि पार्टी का विरोध कर रहे हैं, और क्योंकि आपका टिकट कट गया तो वो भी जनता तक मैसेज जाता है कि शायद विरोध का कारण ये है कि इतना बड़ा लिखा व्यक्ति जो इतना समर्पित होकर काम कर रहा था, उसका टिकट काट दिया, तो अब वो पार्टी के विरोध में है। तो ये जो सारा इस समय का सर्कमस्टांसेस बने हुए हैं आपकी छवि को लेकर, उसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, इसमें अब 2-3 चीजें आपने ऐसे बताई। पहला, आपने कहा कि आपका टिकट कट गया है। पहली बात तो ये कि भाई टिकट कटा या मैंने मांगा ही नहीं, ये चीज तो किसी को नहीं पता। ये तो आप ही बताएंगे तो पता लगेगा। तो भाई टिकट कटेगा तब अगर मैंने मांगा होगा। सबसे पहली बार में मैंने टिकट मांगा था, टिकट मुझे मिला और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं जीता। बहुत बढ़िया जीत हो रही। मैं अभी भी कई लोगों को समझाता हूँ, देखिए राजनीति सेवा का पथ तो हो सकता है, मैं कुछ अर्जन करने का नहीं हो सकता। अगर राजनीति में कुछ आप पैसा कमाने या किसी लालच के जरिए आए हैं तो फिर राजनीति में आपका कोई स्थान नहीं है। क्योंकि कई ऐसे लोग देखे मैंने जिनको पार्टी ने भर भर के बहुत कुछ दिया, लेकिन उन्होंने देखा जब उनका टिकट नहीं हुआ तो पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर गए। अब ऐसे लोगों से पूछता हूँ, अगर मैं अपनी बात करूं, अगर पहले मुझे 50 लोग नमस्ते करते थे
अब पार्टी ने जब मुझे पार्षद बनाया, अलग अलग पदों बिठाया, तो आज मुझे शायद 5,000 लोग नमस्ते करते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? ये केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ, ये हमारे संगठन की वजह से हुआ। तो संगठन हित सर्वोपरि होता है, मेरा मानना ये है। और जो आपने कहा कि भाई आप विरोध, देखिए फेसबुक या सोशल मीडिया विरोध आप उसको कह दें, मैं उसको शब्द दूंगा आपत्ति। आपत्ति इसलिए क्योंकि फेसबुक या सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो आजकल अपनी जनता में बात रखने के लिए सबसे उचित संसाधन है। फेसबुक ने तो मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया, बिल्कुल बनाया। अगर फेसबुक नहीं होगा, सोशल मीडिया नहीं होगा, तो क्या सरकार कार्य कर रही है कैसे पता चलेगा? बिल्कुल। और उस पे अगर मैं कोई पोस्ट डालता हूँ या किसी बात पर मैं आपत्ति करता हूँ, ये किसके लिए करूंगा? मैं अपने संगठन को तो बताऊंगा ना, मैं अपने नेताओं को बताऊंगा। अगर किसी चीज में मुझे लगता है कि ये गलत है, ये बात मैं किसी सपा बसपा कांग्रेस वाले को तो कहूंगा नहीं, उनसे हमारा क्या मतलब है? सरकार हमारी है, लेकिन तो अपनी ही सरकार तक बात पहुंचाने के लिए एक ही माध्यम होता है, वरना ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपनी मात्र संगठन के विरुद्ध हम जाए। ये कभी नहीं हो सकता। क्यों? वो इसलिए भी क्योंकि जब राजीव गुम्बर जी का, हमारे माननीय विधायक जी का चुनाव था, अब आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए निष्ठा क्या होती है। शायद कई लोग वोट डालने के बाद या बिना वोट डाले घूमने के लिए निकल जाते हैं। मेरी माता जी एम्बुलेंस में आई थी, वेंटिलेटर एम्बुलेंस समेत आई थी। एक वोट की कीमत वो होती है। जी, वो सबने देखा उस समय सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ था। लेकिन भाई साहब आपकी बातों से जो रूबरू होने से ही पता लगती है चीजें। सोशल मीडिया एक अलग प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा चलन बन गया है आजकल। नव, जैसे कहते हैं ना कि नवबोध एक शब्द निकला, ऐसे ही एक शब्द निकल रहा है नव राष्ट्रवादी। एक ऐसी प्रजाति पैदा हुई है जो अभी हाल फिलहाल में साल 2 साल 4 साल पहले आए, सत्ता के बाद आए। अब उन्हें किसी की लंबी राजनीतिक पारी, लंबी निष्ठा, उन चीजों से मतलब ही नहीं होता। अगर कोई आदमी बड़ी जायज सी बात कर रहा होता, अपनी रोजी रोटी से जुड़ी हुई, अपने बिरादरी से जुड़ी हुई, या जैसे आप व्यापार मंडल में है तो अगर कोई व्यापारी पीड़ित हो रहा है तो उसके बारे में अगर कोई कुछ लिख देता है, जैसे हाल फिलहाल में नरेश धनखड़ जी दिखाई दे रहे हैं, तो फौरन ही सारी निष्ठाएं भुला दी जाती है और वो नव राष्ट्रवादी उसे गद्दार, पार्टी विरोधी, देशद्रोही, पता नहीं कैसे कैसे शब्दों से उसे अलंकृत करते हैं। तो ये क्या परंपरा पनपी है? देखिए, आपने जिनका नाम लिया, आदरणीय नरेश धनखड़ जी, वो हमारे एक सीनियर नेता है जी, और बहुत बड़े पदों पर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि गिनती के उन बहुत ज्यादा निष्ठावान नेताओं में से हमारे एक हैं और बहुत ज्यादा सम्मानित हैं, जिनके लिए आपने कहा कि कुछ लोग उनके बारे में उल्टा सीधा कुछ बोल रहे हैं। तो ये वही लोग हैं जिनमें राजनीतिक परिपक्वता नहीं है। उनके बारे में हमारे किसी बड़े नेता ने कुछ नहीं कहा। भाई उन्होंने जो विरोध किया, अगर सोशल मीडिया पे किया, तो वो उनका गुबार था। देखिए, गुस्सा बनता भी है। गुस्सा इसलिए बनता है कि जिस मुद्दे की बात आप कर रहे हैं, मेरठ के सेंट्रल मार्केट वाले प्रकरण की, जहां पे ध्वस्तीकरण हुआ या बहुत ज्यादा समस्या वहां पर आगे व्यापारियों के साथ, आप देखिए मेरठ में हमारे 2 सांसद हैं, एक लोकसभा सांसद है, एक राज्यसभा सांसद है, महापौर भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, 4-5 मेरे ख्याल विधायक भी है और पूरा संगठन भी है, संघ का कार्यालय भी है, क्षेत्रीय कार्यालय भी है। लेकिन उन 40,000 लोगों के लगभग को उजाड़ते समय एक भी व्यक्ति वहां आके खड़ा नहीं हुआ। इस मामले में मैं तो अपने सहारनपुर के नेता को लाख दर्जे बढ़िया मानता हूं कि कार्य हो या ना हो, अगर इनको कहा जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद ये प्रयास तो कर रहे हैं। और वो तो ऐसे सिर पर पैर रख के मेरठ वाले नेता भागे, तो ऐसे लोगों को तो पब्लिक चुनाव में बताएगी ये क्या होता है। जी, अब जैसे आपने बड़ी मुखरता से ये विषय रख दिया, शायद इन्हीं चीजों को विरोध मान लिया जाता है। जबकि अगर कोई व्यापारी नेता है, समाज से जुड़ा हुआ जनप्रतिनिधि है, और उसके क्षेत्र की जनता या उसके वर्ग की जनता अगर परेशान हो रही है, तो उसका बोलना तो बनता है। लेकिन एक परंपरा ऐसी चल गई है कि अगर बोलेंगे तो आप विरोधी है, जायज, कितनी भी जायज समस्या हो। तो ये जो चीज है, इसे कैसे पाटा जाएगा? संगठन को और संघ परिवार को इसमें कैसी भूमिका निभानी चाहिए? देखिए, मैं बहुत नाम तो नहीं लूंगा। अगर आपने किसी बात पर आपत्ति जाहिर करी है, ये तुम्हारे संगठन में बहुत बड़े स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसी बड़ी बड़ी बैठक में देखा, बड़े बड़े नेता, क्या नाम बताऊं मैं आपको, जिन्होंने चलती बैठक में कई बार कोई आपत्ति जाहिर करी, तो उसका मतलब ये थोड़ा ना है कि भाई वो कोई द्रोही हो गए। माफ कीजिएगा, उनमें सीधी सी बात ऐसी है, उनको लगा होगा कि कोई बात ऐसी है जो शायद सही नहीं है, तो आपत्ति जारी करी। अब ऐसे में उनको कोई विशेष नाम दे देना ये सही नहीं है। जी, अब आपने बड़ी
एक जो एजुकेटेड आदमी का स्टाइल होता है उस हिसाब से बताया कि भाई वास्तविक चीजें क्या होती है, संगठन को कैसे चलना चाहिए। तो एक इसमें से सवाल और निकल रहा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी संगठन के जगह जगह प्रशिक्षण शिविर हो रहे हैं, तो क्या उन प्रशिक्षण शिविरों में इन नव राष्ट्रवादियों को ये नहीं बताना चाहिए क्या कि भाई जो पुराने लोग हैं, अगर आप उनकी इज्जत नहीं कर सकते तो कम से कम उन्हें गद्दार और देश विरोधी कहना तो बंद कर दो। देखिए, ऐसे लोगों की सोच तो ऐसे लोगों के साथ ही रहने दीजिए तो जरा अच्छा है। जी भाई हम जितने पुराने लोग हैं, जी हम अपने आप को मानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सेना। जी और जो हम आर्मी वाले होते हैं ना, जी जिस नाम भाजपा की हम सेना है, जी तो आर्मी रहती है अपने कैंटोनमेंट में, अपने कैंप में रहती है। हम्म ये तो उस होमगार्ड की तरह हैं, अभी आए हैं, सड़क पे घूम रहे हैं, हम्म और जब तक सत्ता का स्वाद लिया लिया, जब सत्ता का स्वाद चला जाएगा हम्म ये गायब हो जाएंगे। जी तो हम लोग तो वो लोग हैं भाई, भाजपा के, मोदी जी की, योगी जी की सेना के सिपाही हैं, जी साथ रहेंगे। हम्म और अभी नहीं हमारी याद नहीं आएगी तो कोई बात, जब चुनाव आएगा हम तब फिर से निकलेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता भी हम लोग हैं, अपना कार्य करेंगे, राष्ट्र हित में करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो आपने बड़ी बेबाकी से अपनी सारी बातें रखी हैं, ये तो चलिए यहाँ तक सीमित मामला हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लेता हूँ व्यापारियों की समस्याओं के बारे में, क्योंकि आप व्यापार मंडल से भी जुड़े। पुनीत जी, मेरठ का जो प्रकरण हुआ है, आपको नहीं लगता कि वहां से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं वो एक रूलिंग बन चुकी है, और उस रूलिंग के आधार पे उस तरह की बिल्डिंगों पर पूरे देश में खतरा मंडरा सकता है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का जो उन्होंने सुनवाई करी है उसमें अभी तो एक फैसला भी आना बाकी है। उन्होंने भी सुनवाई अभी करनी है, लेकिन उसमें सरकार क्या कर रही है इसकी मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जितना मुझे विश्वास है कि हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। हाँ, फैसला लेने में देरी तो कर रहे हैं, देरी करना अच्छी बात नहीं है भाई। वहां के आम व्यापारियों का, परिवारों का बहुत बुरा हाल है, लेकिन सरकार कुछ ना कुछ इस विषय में करेगी जरूर कि किसी का अहित ना हो पाए। क्योंकि अगर अहित होता है तो ये आप याद रखिएगा, आखिरी उम्मीद है, आखिरी आशा है जिस पर आज पब्लिक को आंख मूंद कर पब्लिक यकीन करती है, मोदी जी का, योगी जी का। और इस बार भी कुछ नहीं हो पाया तो उसके बाद फिर लोगों का भरोसा उठ जाएगा। जी, तो एक फिर सवाल यहीं से मैं शुरू कर देता हूँ भाई। ये तो चलिए मेरठ तक सीमित मामला है, खुदा ना खास्ता, ईश्वर न करे, वो रूलिंग वजूद में आ जाती है और उसे देखते हुए सहारनपुर में भी ऐसी तमाम जगह है जिसे कहा जा सकता है कि भाई ये रेजिडेंशियल एरिया और कमर्शियलाइज हो गया और चल रही यहाँ पे कमर्शियल गतिविधियां चल रही। ईश्वर ना करे उस तरह की शिकायतें यहाँ हो, उस तरह का कोई यहाँ पे अगर माहौल बन जाता है, और आप क्योंकि व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, तो क्या आप उस समय सरकार का पक्ष लेंगे या व्यापारी का पक्ष लेंगे? देखिए, हम व्यापारी हैं, जैसा भी आपने शुरू में भी कहा कि कई बार आप लोग अपना आपत्ति जताते हैं। हमारा काम है सही को सही कहना है, गलत को गलत कहना। भाई सही काम को करवाना और गलत के लिए मना करना। भाई व्यापारी हैं, व्यापार मंडल से जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम सरकार को बताना है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको बताना है भाई हमारी अप्रोच वो है, उनके आगे की अप्रोच सरकार है। तो जैसी बात है, जो व्यापार मंडल निर्णय लेगा वही कार्य किया जाएगा। अभी तो जो मेरठ में होना है उसके बाद ही निर्णय होगा आगे क्या होना है। तो चलिए, यहाँ भी आपने अपना पक्ष रख दिया कि अगर व्यापारियों पर कोई किसी भी तरह की भीड़ पड़ती है, पीड़ा में वो आते हैं, तो आप पूर्ण रूप से पूर्ण समर्थन करेंगे व्यापारियों का और उनके साथ अड़के खड़े होंगे। मेरे ख्याल से आपके कथन हर सही बात के लिए हम अड़के खड़े होंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि हम हर सही मुद्दे पर डट के खड़े होंगे, तो अगर सही मुद्दे की बात करें, आप स्वर्ण समाज से आते हैं, यूजीसी का मुद्दा भी इस समय गरमाया हुआ है पूरी तरह से, तो यूजीसी वाले मुद्दे पर कहीं सहभागिता नजर नहीं आती पंजाबी समाज की, क्या वहां पर अड़के नहीं खड़े होंगे? देखिए, हम तो अड़के खड़े हैं यूजीसी वाले मुद्दे पर। हम देखिए, ना तो स्वर्ण समाज जो किसी भी समाज का विरोधी है, और ना ही स्वर्ण समाज अपने किसी अधिकार की बात कर रहा है। अरे आज तक स्वर्ण समाज ने देने का ही काम किया, लेने का तो कुछ काम किया ही नहीं। ना तो हमारे लिए कोई योजना है, ना हमारे लिए कोई लाभ है।
हम तो लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं, लाभ लेने का कार्य नहीं करते। लेकिन अब स्वर्ण समाज अगर हमेशा देने का ही कार्य करता है और हमेशा मुंह पर उंगली रखकर एक तरफा हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का काम करते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई अगर और नाजायज करना शुरू कर देगा आने वाले समय के लिए, या कोई ऐसी प्लानिंग होगी हमारे बच्चों के लिए, तो स्वर्ण समाज चुप रह जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ये सरकार जो आई है, चाहे आप प्रदेश की बात करें चाहे देश की बात करें, ये सभी लोगों के सहयोग से आई है। लेकिन इस सहयोग में स्वर्ण समाज ने एक तरफा होकर मोदी जी और योगी जी को मजबूत किया है, और इतना मजबूत किया है कि मैं तो ये भी कह सकता हूं कि दूसरी पार्टी में भी जो कुछ स्वर्ण लोग होंगे उन्होंने भी कहीं ना कहीं वोट तो अवश्य दिया होगा इस सरकार को, क्योंकि यही आशा थी, यही उम्मीद थी कि यही सरकार सबको साथ लेके चल सकती है। लेकिन सबको साथ लेके चलने का फिर ये नहीं है कि आप स्वर्णों की अनदेखी करेंगे। ये शायद यही एक कुछ गलती हुई जिसकी वजह से कि 240 के लगभग 2024 में आंकड़ा अटक गया। तो जैसे आप कह रहे हैं कि भाई अगर स्वर्ण समाज की कोई नाजायज चीजें होंगी तो उसका कड़ा विरोध करेंगे। अगर किसी ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं जाती, यूजीसी रोल बैक नहीं होता, तो क्या स्वर्ण समाज के अंतर्गत पंजाबी समाज भी भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा? मेरा मानना है, और जहां तक मेरी सोच है, निश्चित तौर पर विरोध होगा जी। और ये विरोध मुझे लगता है कि मोदी जी तक पहुंच चुका होगा और कुछ ना कुछ इस पे वो अपना एक्शन लेंगे जरूर। जी जी। अब थोड़ा सा शिक्षा के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आप शिक्षाविद भी हैं। जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे बड़ी मेरे ख्याल से देश के सामने समस्या है वो शिक्षा को लेकर ही है। क्या सबको समान शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है, सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर आप बात करें एजुकेशन सिस्टम की, मेरा मानना है कि एजुकेशन तो हमारे देश में है, सिस्टम नहीं है। अब आप देखिए कि हमसे बाद में आजाद होने वाले देश कहां से कहां पहुंच गए। आज की तारीख में अगर आप देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है बोर्ड का एग्जाम पास करना, लेकिन वो 10th की मार्कशीट सिवाय डेट ऑफ बर्थ दिखाने के आपके काम कहाँ पे आ रही है? बच्चे का जो फोकस होना चाहिए, जो उस पर जोर लगाना चाहिए सरकार को एजुकेशन सिस्टम के अंडर, मैं कहता हूँ उसके साइंस पे, उसके मैथ पे, या फिर उसकी स्किल्स किस चीज में है, उसकी स्किल्स को डेवलप करने के लिए करना चाहिए। आज तक 20-20, 25-25 साल के बच्चे हो रहे हैं, आज तक हम उन्हें यही पढ़ाते जा रहे हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध कितने हुए थे। अरे हिस्ट्री जो है वो सोशल मीडिया से भी सीख रहा है। ठीक है, अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए, लेकिन उसे अपने पैरों पर खड़ा कैसे करेगा? जी जी जी। तो ये तो आपने रखा भाई एजुकेशन सिस्टम में कमियां हैं। ये कमियां सुधर कैसे सकती है? समान शिक्षा की तरफ कैसे देश आगे बढ़ सकता है? एक छोटी सी बात मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ। जैसे हर साल किताबें चेंज कर दी जाती है। पहले ये होता था जब हम पढ़े कि पहले हम पढ़ लिए उन्हीं किताबों से, उसके बाद छोटा भाई पढ़ लिया, उसके बाद बहन भी उसी से पढ़ ली, तो गार्जियंस पे इतना लोड नहीं पड़ता था। और जो हम वन संरक्षण की बात करते हैं, हर साल में पौधारोपण करते हैं, तो वो भी तो पेड़ कटते हैं तो किताबें बनती हैं, उसमें भी पर्यावरण का हित था। अब ऐसा क्या हो गया है कि हर साल सिलेबस चेंज होगा, हर साल एक ही स्कूल में किताबें बदल दी जाएंगी, अगले साल वो काम ही नहीं आ पाती। देखिए, इस वर्तमान सरकार में, मैं केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, कहीं ना कहीं ऐसी कमियों को ढूंढ ढूंढकर उन चीजों के ऊपर नकेल कसी जा रही है। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी की नजर इस तरह की शिक्षा माफियाओं के ऊपर नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं होता तो जो एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए पीछे बिल लाए थे, वो बिल का उनका मुख्य कारण यही था। दूसरा कि आज भी कई बार क्या होता है कि एक या दो चैप्टर बदलने के बाद वो कह देते हैं कि भी एक नया रिवाइज एडिशन आ गया। अरे उस रिवाइज एडिशन की मार तो एक माता पिता के ऊपर पड़ती है ना। आज की तारीख में अगर आप एक अच्छे सीबीएसई स्कूल में, अगर सहारनपुर की बात करें, बच्चे को पढ़ना चाहते हैं, तो सहारनपुर जैसे स्कूल में छोटी क्लास में, मैं नर्सरी की बात कर रहा हूँ, कम से कम लगभग 1 लाख रुपया खर्चा है। अब क्या आप मानेंगे 1 लाख रुपया आज की तारीख में एक मध्यम वर्गीय या निम्न मध्यम वर्गीय के लिए निकालना आसान काम है? ठीक है, हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि आप बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। अब आप सरकारी स्कूल में पढ़ा भी सकते हैं, तो लेकिन सरकारी स्कूलों का स्तर सुधारने की भी आवश्यकता है। क्यों? अब आए दिन वीडियो वायरल होते हैं कि भाई सरकारी स्कूल ऐसे ऐसे भी हैं कि भाई जहां मैडम बच्चों से पैर दबवा रही है, कोई सिर पे मालिश करवा रही है। अगर ऐसे के वीडियो वायरल होते हैं तो सस्पेंशन
ऐसों का इलाज नहीं होना चाहिए। ऐसों को तो बर्खास्त करना चाहिए जो बच्चों का भविष्य बिगाड़ते हैं, बर्बाद करते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर तुरंत कार्रवाई करके इनको जितनी तनख्वाह दी होती है सरकार ने उनसे सारी वसूल की जानी चाहिए। तब जाकर ये जो शिक्षा का स्तर है सुधरेगा और ऐसे लोगों को सबक मिलेगा। ऐसे ऐसे स्कूल हमने देखे हैं जहाँ टीचर की तनख्वाह तो बहुत ज्यादा है, बच्चा जमीन पे बैठ कर पढ़ रहा है। तो ये सुधार कब होगा? ये सुधार करना भी आवश्यक है, और जितनी मुझे जानकारी है सरकार कर भी रही है। चलिए, सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस विषय पर गंभीरता से वो काम करेगी। अब कार्यक्रम को अंत में ले जाने से पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं, जो अभी एक बिल संसद में रखा, महिला बिल, और वो बिल किन्हीं कारणों से गिर गया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये बिल था क्या और इसकी क्या आवश्यकता थी, इससे क्या लाभ मिल सकते थे? देखिए, इस बिल का जो एक ही लक्ष्य था, वो लक्ष्य था केंद्र सरकार द्वारा, मोदी जी के द्वारा, वो ये था कि महिलाओं को समानता के अधिकार के लिए, और समानता के अधिकार उनका चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे आप रोजगार की बात करें। जब वो उस देश के सबसे बड़े, जो आप कहेंगे कि भाई राष्ट्र निर्माण में अगली जो संसद हमारी होती है, भाई मोदी जिसको मंदिर कहते हैं, देश का मंदिर है, वहीं से सारी नीति निर्धारण होता है। जब वहीं वहां महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा तो वो बाकी महिलाओं की आवाज उठा सकेंगे। आपने कहा कि विपक्ष इसमें कह रहा है कि भाई ये लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अगर हमें करनी होती तो इस बिल को लाते ना। भाई भारतीय जनता पार्टी चाहती है, मोदी जी चाहते हैं कि भाई महिलाओं को उनका हक मिले, अधिकार मिले। आप इस चीज की आशा उम्मीद भाजपा की सरकार से कर सकते हैं। अब इस चीज की उम्मीद क्या हम सपा से, बसपा से या कांग्रेस से कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सरकार में महिलाओं ने, लड़कियों ने, छोटी बच्चियों ने, जिनका तो बाहर निकलना दूभर था, गुंडागर्दी कैसे वो बर्दाश्त करते थे। भाई जब तक बच्चे ट्यूशन जाए वापस ना आ जाए, माता पिता डरते थे। ऐसे लोगों से हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि भाई वो महिला अधिकारों की रक्षा करेंगे? महिला अधिकारों की रक्षा ये केवल और केवल इसी सरकार में संभव है, और मोदी जी, योगी जी के नेतृत्व में ही संभव है। 2017 में योगी जी की सरकार आई, उसके पहले आपने देखा कानून का राज क्या था। आज की तारीख में बच्चियां खुलेआम जाती है, ट्यूशन पढ़ने जाती है, आराम से आती हैं, माता पिता को कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि पता है ना कि अगर आज कोई किसी बच्चे को कुछ कहने की कोशिश करता है तो फिर उसका क्या होता है, ये पूरे देश में बच्चे बच्चे को पता है। ये लेकिन थोड़ा सा मैं इस मामले में आपसे असहमत हूँ। ये यूपी तक की सीमित दिखाई देता है। दूसरा, जो आपने कहा कि भाई ये सरकार लाना चाहती थी कि महिलाओं का इस तरह से, और विपक्ष ने उसमें सहयोग नहीं किया, इनसे हम आशा नहीं कर सकते, तो फिर उसमें एक टेक्निकल पहलू पे मैं बात करता हूँ। नंबर 298 थे एनडीए के पास। ठीक है, बिल पास होने के लिए 350 से प्लस चाहिए। जी बिल्कुल। तो किसके भरोसे फिर ये बिल आया? तो कभी राहुल गांधी, जब आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी या ये विपक्ष वाले लोग तो कभी नहीं चाहेंगे, तो हम इनसे उम्मीद ही क्यों कर रहे थे कि हमें वोट देंगे? चलिए, आप तो एक मीडिया पर्सन के तरीके से आप मेरे पास आए, आपने कहा जी मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, असहमत हूँ। मीडिया तो वैसे भी सहमत नहीं होती। अगर आप सहमत नहीं है तो मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि आपने ठीक कहा, चलो आंकड़े नहीं थे तो ये उनके भरोसे बिल क्यों लाना चाहते थे? उनके भरोसे हम बिल लाना चाहते थे या नहीं लाना चाहते थे, अब मुद्दा ये नहीं है। सबसे बड़ी चीज थी, इन लोगों के जो मुखौटे थे, मुखौटे उतरने चाहिए थे। इस बिल के आने के बाद ये इनका जो महिला विरोधी मुखौटा है वो सामने आ गया। तो ये जो अपने आप को महिलाओं के समर्थक बताते थे विपक्ष वाले, कम से कम पता चल गया ये किसी भी कीमत पर महिलाओं के पक्ष में खड़े नहीं होंगे। ये आधी आबादी को उनका हक बिल्कुल नहीं देंगे। अच्छा, ये तो आपने बड़ा अपने हिसाब से बहुत अच्छा उत्तर दिया, जो आपको पार्टी संगठन की लाइन में रह के देना चाहिए। अब इसमें एक और चीज है जो विपक्ष बार बार कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर महिलाओं के लिए इनके मन में इतना सम्मान है, उनके लिए इतना कुछ करना चाहते हैं, तो फिर 850 सीटों होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? 543 पे ही दे दें 33% आरक्षण। ठीक है, आपने कहा। आज भी अगर आप देखेंगे तो महिलाओं के लिए भाई अगर वहां पर सीटें थोड़ा आरक्षित नहीं हो पाई, उसमें तो एक बिल पास होना है। क्या नहीं किया जा रहा सरकार के द्वारा? आप चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें, आप चाहे बेटियों की शिक्षा की बात करें, चाहे उनको निःशुल्क शिक्षा की बात करें, स्कूल कॉलेजों में कभी उनको लैपटॉप की, उनको कंप्यूटर की
उनको नौकरी में आरक्षण की बात करें, भाई उनके लिए मोबाइल फोन की बात करें, भाई उनके लिए दुनिया भर के लोन की सुविधाओं की बात करें, भाई एसएमई एमएसएमई की बात करें, भाई जितना ज्यादा लाभ उनको उनके पैरों पर खड़ा करने के लिए ये सरकार कर रही है, ये भी तो एक तरह से देखा जाए तो आरक्षण ही है। तो वही चीज आ गई निकल के, थोड़ा सा इसमें फेर हो जाएगा। जब बिना आरक्षण से ये सब हो सकता है तो फिर आरक्षण की आवश्यकता ही क्यों है? इसकी आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि एक उनका अपना प्रतिनिधित्व जो एक राजनीतिक स्तर पर होना चाहिए वो होना ही चाहिए। तो इसलिए उनको और मजबूत करने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ये प्रयास है। आपने कहा कि भाई सरकार की बड़ी मंशा है कि महिलाएं आगे बढ़े, राजनीतिक मंच पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो। तो अभी नॉमिनेट पार्षद हमने देखा कि सहारनपुर में घोषित हुए। पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भाई अगर महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व शून्य है तो उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, फिर उसको आप अलग अलग नाम देंगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। आपको पता है कि मैं बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ कि प्रतिनिधित्व इन 10 पार्षदों में मिलना चाहिए था, होना ही चाहिए। 3 ना सही 2 को रखना चाहिए था या 1 को रखते। जिस तरह पिछली बार जब पार्षद नॉमिनेट हुए थे तो उसमें बहन रेखा रोहिला जी को भाई इसमें अवसर मिला था। तो आप क्या समझते हैं कि भाई अगर महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिला और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए बिल की एक मांग हो रही, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभासी नहीं लगता? देखिए, वो मामला राष्ट्रीय स्तर पे है या नगर निगम स्तर पे है। यहाँ के जो नेताओं से प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेताओं को कहीं ना कहीं बात पूछनी चाहिए कि अगर हम राष्ट्र के स्तर पर इतना बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं तो इसमें आप लोग क्या कर रहे हो। लेकिन मैं आपकी बात में थोड़ा सा, जो मुझे थोड़ी सी जानकारी बताता हूँ, ये मेरे ख्याल से नगर निगम का मामला नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक बहुचर्चित विवाद हो गया था। एक ही पद पे 2 लोगों की यहाँ पे फिलहाल पोस्टिंग चल रही है और उसमें जो पोस्टिंग को काट के दूसरे आदमी को पॉइंट का नाम मैं जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दोनों ही हमारे तो मित्र है, तो उस समय संगठन की तरफ से बाकायदा लेटर जारी हुआ कि भाई ये अधिकार तो संगठन को है, हम करेंगे घोषणा। तो भाई ये जो सारी चीजें हैं तो ये तो संगठन के स्तर पे होनी थी, राज्यपाल का डायरेक्ट दखल था। तो अगर नॉमिनेट पार्षद नहीं आए तो इसमें संगठन की जिम्मेवारी बनती है या नहीं बनती? देखिए, पार्षद कौन नॉमिनेट होगा ये ऊपरी स्तर पे तो किसी को पता नहीं। ये तो जो कर्मठ सक्षम कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पे संगठन देखता है तो ऐसे लोगों को ही पार्षद नॉमिनेट करने के लिए प्रमोट किया जाता है। तो मतलब संगठन का इसमें एक रोल है ना, वही तो चयन करता है। संगठन ही चयन करता है, संगठन ही सर्वोपरि होता है। ये परम आदरणीय हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री एक बार केशव प्रसाद मौर्य जी का भी आपने बयान देखा था, वो भी हमेशा कहते हैं कि संगठन ही सर्वोपरि होता है। तो अगर यहाँ पे महिला नॉमिनेट पार्षद एडजस्ट नहीं हो पाई तो इसमें कहीं ना कहीं आपका मानना है, मैं शब्द आपके मुंह में नहीं डाल रहा, मैं तो आपसे उसकी चाहूंगा कि आपका मानना है कि इसमें संगठन कहीं ना कहीं चूक कर गया। जी जी, धन्यवाद। चलिए, मैं आपने बड़े विस्तार से बात की, लगभग हर टॉपिक पे हमने बात की है। एक दिन फिर आपके साथ बैठूंगा क्योंकि आप साईं भक्त भी हैं और उस विषय पर भी हम चर्चा करेंगे, उस इतिहास पर भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम लेके समय समय पर आपके सामने आता रहूंगा। नमस्कार।